हेलो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस करो के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है दीपशिखा और हम आपके लिए लेकर आते हैं डेली प्रैक्टिस सेट जो कि पूरा बेस्ड है एनटीपीसी एग्ज़ाम पे। तो दोस्तों आज भी हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा हिस्ट्री के, जियोग्राफी के, इकोनॉमिक्स के और जितने भी सब्जेक्ट है जीएस के अंतर्गत जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगर आप एनटीपीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और उनके साथ भी शेयर करिए इस प्रैक्टिस सेट को। तो हमने लगभग 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, जहाँ का हमारा लास्ट क्वेश्चन था विश्व में सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है, जिसका राइट आंसर आपने चाइना दिया था। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखें तो तारा और चांद किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, यह पूछा गया है। ब्रिटेन, इटली, तुर्की या फ्रांस। आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके हमें बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा। आप यहाँ अच्छे से देख सकते हैं, इसलिए हमने थोड़ा जूम कर दिया है ताकि आप बता सकें और आपको क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से दिख सके। चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस या तुर्की। इसका जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो होगा तुर्की। तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तारा और चांद है। आगे बढ़ें तो सेकंड क्वेश्चन रेखा से पूछा गया है कि मेन रहीन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है। जर्मनी एवं फ्रांस, जर्मनी एवं पोलैंड, उत्तरी एवं दक्षिण कोरिया, रूस एवं फिनलैंड। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि भारत और चाइना के बीच की रेखा को क्या कहा जाता है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और भारत और जो पाकिस्तान की जो बीच की रेखा है, जो सीमा साझा होती है, उस रेखा का नाम क्या है, ये भी आपको बताना है, क्योंकि अक्सर कई बार एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मेन रहीन रेखा के बारे में पूछा है, जिसका सही उत्तर होगा रूस एवं फिनलैंड। ये हम आपको बता दें, ऑप्शन डी इसका राइट होगा, रूस एवं फिनलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, ये जो कि बायो से आपका यहाँ पर पूछा गया है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक कौन सा होता है। तो हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक कौन सा है, कैरोटीन, हेपेरिन, हिमेटिन या फिर कोई नहीं। इसके पहले अगर आपने देखा हो, हिपेरिन जो है वो यकृत द्वारा स्रावित है, ठीक है। यहाँ पर हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक कौन सा है ये आपको बताना है। हिपेरिन नहीं होगा, ये यकृत में आता है, ठीक है। और यहाँ पर पूछा गया हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक क्या कहलाता है, इसका सही उत्तर होगा हिमेटिन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु नदी भारत के किस राज्य से होकर बहती है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या जम्मू कश्मीर। सिंधु नगर सभ्यता को जो है हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है और इसकी खोज किसने की थी दोस्तों, हड़प्पा स्थल की तो दयाराम साहनी ने की थी। कितने में, 1921 में की थी। ये आपको याद रखना है, 1921 में उन्होंने जो है हड़प्पा की खोज की थी। इसी तरह मोहनजोदाड़ो भी है जो कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है, या इसको ढूंढा गया था, किसने ढूंढा था, राखालदास बनर्जी ने। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में, तो इसे आप याद रखिएगा या फिर इसे नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर पूछा है कि कौन सी नदी होकर गुजरती थी। इसका सही उत्तर आपको बताना है, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या मध्य प्रदेश। अगर आपको सिंधु घाटी सभ्यता की लोकेशन अगर आपने पढ़ा होगा डीपली अच्छे से, तो उत्तर में यह जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ में महाराष्ट्र तक इनके अवशेष पाए जाते हैं। अगर पूछा जाए अवशेष कहाँ तक प्राप्त होते हैं, तो ये हम आपको बता रहे हैं कि अगर नॉर्थ में आप जाएंगे तो आपको जम्मू कश्मीर में इसके अवशेष देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो महाराष्ट्र है, जहाँ का दैमाबाद है, वहाँ पे भी कई सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार अगर इस साइड जाएंगे तो यहाँ पर यूपी में जो है मेरठ में और भी कई इलाके वहाँ से प्राप्त हुए, और दक्षिण की ओर जाएं तो अपने इंडिया से बाहर पाकिस्तान में भी प्राप्त हुआ है, ठीक है, अवशेष। तो उतने दूर तक इनका जो है नक्शा अगर पूछा जाए कि कहाँ तक प्राप्त है, या इसका लास्ट जो है नॉर्थ का या फिर नीचे का पूछ लिया जाए कि दक्षिणी भाग में कहाँ पर प्राप्त है, तो ये आप कर सकते हैं। उत्तर में हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कि सिंधु नदी जो भारत के किस राज्य से होकर बहती थी, ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील किस राज्य में है, पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा या केरल।
इसका सही उत्तर आपको बताना है। कमेंट बॉक्स करके आप हमें इसका राइट आंसर दे सकते हैं। और दोस्तों मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप एनटीपीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। प्रैक्टिस करोगे, यहाँ पर आपको डेली प्रैक्टिस कराई जाती है और आप ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल फ्री घर बैठे। और आपका जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी भी काफ़ी अच्छे से होगी, इसलिए ये फ्री में भी है, तो आप इसे ज़रूर सॉल्व करें। चलिए हम इसका आंसर आपको बता देते हैं। गोविंद सागर झील है, ये पंजाब में स्थित है और ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ये भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद अगर पूछता है गोविंद सागर झील कहाँ पर है, तो इसका आंसर पंजाब हो जाएगा और ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील पंचपोखरी किस राज्य में स्थित है। सबसे ऊंचाई पर स्थित झील पंचपोखरी किस राज्य में स्थित है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल या फिर सिक्किम। इसका सही आंसर आ जाएगा उत्तरांचल। नाम क्या है, पंचपोखरी, जो कि उत्तरांचल में स्थित है और सबसे बड़ी झील है। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है। लाला दयाल, चित्तरंजन दास, तारकनाथ दास या केशव चंद्र सेन। देखिए हम एक वीडियो और सेपरेट लाएंगे जिसमें हम आपको स्टैटिक जीके के विभिन्न प्रश्न जैसे होते हैं, लेखक व उनकी रचनाएं, ठीक है, इस तरह से, और जितने भी लोक नृत्य हैं उन पे अलग अलग से वीडियो आएंगे, उनको आप एक बार ज़रूर अच्छे से देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से प्रश्न ज़रूर आते हैं। आपके स्टैटिक जीके से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन्हें 1 से 2 बार देखने के बाद आपको वो याद भी हो जाएगा और वहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो आपका सिलेबस भी कवर होता रहेगा। यहाँ पर इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है ये आपको बताना है। राधा दयाल, चित्तरंजन दास, तारकनाथ दास या फिर केशव चंद्र सेन। चलिए हम इसका सही उत्तर आपको बताते हैं। चित्तरंजन दास हैं इसके राइट आंसर। इंडिया फॉर इंडियंस के राइटर कौन है, चित्तरंजन दास। आगे बढ़ें। रोमियो एंड जूलियट किसकी अमर कृति है। मैकियावेली, माइकल एंजेलो, शेक्सपियर या लियोनार्डो विंची। ये तो आपको पता ही होगा, इतना फेमस अमर कृति है और ये किसकी रचना है ये भी आपको पता होगा। तो बिना टाइम गवाए हम इसका राइट आंसर बताते हैं, शेक्सपियर। द राइट आंसर रोमियो एंड जूलियट। किसने इक्ता प्रथा को समाप्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या फिर बलबन या सिकंदर लोदी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। इक्ता प्रणाली जो है इसे समाप्त किसने किया था ये आपको बताना है। चलिए दोस्तों हम आपको एक हल्का सा हिंट दे देते हैं। अगर आपको पता हो इस राजा के बारे में जिसने बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है लाई थी, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। और अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप इसका भी बता सकते हैं। यहाँ पर हमने आपको हल्का से हिंट भी दे दिया है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जिन्होंने जो इक्ता प्रथा को समाप्त किया था, और बाजार प्रणाली से पूछा जाए कि उसको किसने व्यवस्थित या अच्छे ढंग से किया, तो वो है अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत किसने की। लॉर्ड वेल्लेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड पॉम्पटन। जैसे ही भारत में अंग्रेज आए उन्होंने जो है व्यापार के साथ साथ, जैसे ही वो व्यापार करते गए तो आपको पता है धीरे धीरे उन्होंने हमारे जितने भी पॉलिटिकल इशू होते हैं उसमें भी अपना जो है बीच में आने लगे, राजाओं से जो है वो बात करते थे और फिर धीरे धीरे वो हमारी सत्ता में भी आ गए, पॉलिटिकल इशू में बात करने लगे, उसके बीच में आने लगे और इसी तरह हमारे भारत पे धीरे धीरे कर कर जो है कब्जा करने लगे थे, ठीक है। तो उन्होंने एक सहायक संधि भी लाई थी और इसकी शुरुआत किसने की है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा लॉर्ड वेल्लेस्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एनी बेसेंट ने किस वर्ष मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो सबसे पहली बात, होम रूल की लीग की स्थापना किसने की थी, इसका आंसर आपको यही मिल गया, एनी बेसेंट ने। ये आपको याद रखना है, एनी बेसेंट ने जो है होम रूल की स्थापना की थी। किस वर्ष की थी ये आपको बताना है, 1925, 1916, 1928 या 1912। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों 1916। एनी बेसेंट ने जो है मद्रास में, कहाँ पर है ये, तो मद्रास में होम रूल की स्थापना की थी। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी ये आप बता सकते हैं। आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद जी ने, ठीक है।
दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। उसी तरह ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और इन्होंने ही सती प्रथा को भी उन्मूलन किया था, खत्म किया था। ठीक है, राजा राम मोहन राय। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने आपको यहाँ पर बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो चंद्रशेखर आज़ाद का जो है आज़ाद की पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु कब हुई थी? 23 मार्च, 23 फरवरी, 6 अप्रैल या कोई नहीं। और सन भी यहाँ पर ध्यान रखना है, किस दिन इनकी मृत्यु हुई थी पुलिस मुठभेड़ में चंद्रशेखर आज़ाद की, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 42 मतलब आज का 12वां प्रश्न है। इसमें भी हम आज 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम डेली 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप 7 बजे 8 बजे तैयार रहा करिए, हमारा प्रैक्टिस सेट आपको तब मिल जाएगा और आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हम आपको आंसर भी बता देते हैं तुरंत। तो इसलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी डेली पढ़ते हैं, अगर आप जीके पढ़ते हैं डेली, तो उसके यहाँ से प्रैक्टिस सेट लगा देते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी जो है रीजनिंग पे भी वीडियो आएंगी, जिसमें आप रीजनिंग के भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट उसके भी लगा सकते हैं। फिलहाल आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही हमें अच्छा लगेगा और हम आगे अच्छी और भी वीडियो लाएंगे, जिससे आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। रीजनिंग के भी और वीडियो लाई जाएंगी, इसलिए आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। चलिए दोस्तों, इसका आंसर हम बता देते हैं। द बी है इसका राइट आंसर। 23 फरवरी 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हुई थी पुलिस मुठभेड़ में। ठीक है, 23 फरवरी 1931 में। प्रथम भारत पाक युद्ध कब हुआ था? 1965, 1971, 1962 या फिर 1964? पहली बार भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 43। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1965 में हुआ था। ठीक है, गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। इंग्लैंड, जापान, कनाडा या इटली? इसका सही आंसर आएगा दोस्तों कनाडा। ठीक है, सॉरी, कनाडा नहीं आएगा। गुलाबों का युद्ध हुआ था इंग्लैंड में। ठीक है, इसे आप टिक कर लीजिएगा, इंग्लैंड में गुलाबों का युद्ध हुआ था। चलिए, प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? ये क्वेश्चन ऊपर भी हमने आपको एक बार बताया था। विश्व युद्ध के दौरान जब हम पढ़ रहे थे क्वेश्चन, उसमें भी यही सेम क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पर भी है कि धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? जापान, जर्मनी, इंग्लैंड या इटली? इसका राइट आंसर आ जाएगा जर्मनी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, आप उन्हें देख लें। संतोरी, सेरस, डिमोस या कोई नहीं? इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स डिमोस। 2 अक्षांशों की मध्य दूरी कितनी होती है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 47, जो कि आज 17वां नंबर का क्वेश्चन है कि 2 अक्षांशों की मध्य की दूरी कितनी होती है। इसका राइट आंसर आ जाएगा 111 किलोमीटर। ठीक है, चलिए, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहा जाता है, किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? स्ट्राम्बोली, एटना, काकराटोवा या कोई नहीं? इसका राइट आंसर आ जाएगा स्ट्राम्बोली, जिसे भूमध्य सागर का स्तंभ कहा जाता है। आगे बढ़े, भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र? सबसे बड़ा पठारी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र? तो जैसा कि दोस्तों राजस्थान के बारे में अगर हम बात करें तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। और बड़े क्षेत्रों में बात करें तो महाराष्ट्र भी काफ़ी बड़ा क्षेत्र कवर करता है ना, पर अगर पहले नंबर पर बात की जाए तो राजस्थान आएगा। इसका आपको राइट आंसर बताना है, सबसे बड़ा पठारी राज्य कौन सा है? सही उत्तर है मध्य प्रदेश। ठीक है, सबसे बड़ा पठारी राज्य है मध्य प्रदेश। ओटावा
कनाडा किस नदी के किनारे है? कनाडा में ओटावा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? स्वान, इरावती, डॉलिंग या सेंट लॉरेंस? इसका सही आंसर आ जाएगा सेंट लॉरेंस। ओटावा जो है सेंट लॉरेंस के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 51 है, देश का सर्वाधिक प्राचीन बंदरगाह है विशाखापत्तनम, मुंबई, चेन्नई या कांडला? यहाँ पर आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, विशाखापत्तनम, कांडला में या फिर चेन्नई में, मतलब काफ़ी ज़्यादा। इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं दोस्तों, राइट आंसर आएगा चेन्नई। सबसे प्राचीन बंदरगाह चेन्नई है, ठीक है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? सिकंदराबाद, चेन्नई, हुबली या मालीगांव? इसका सही आंसर आएगा सिकंदराबाद। दक्षिणी रेलवे का जो है मुख्यालय सिकंदराबाद आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 22? इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 21। अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण अनुच्छेद संबंधित है 21 से। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? अंतःकरण की स्वतंत्रता, वेदीकरण की अवस्था में संरक्षण, समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता या धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता? आपको बताना है इसका राइट आंसर। जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका राइट आंसर बताइए। इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा अंतःकरण की स्वतंत्रता, ठीक है। चलिए, 10वीं योजना के दौरान जीडीपी का लक्ष्य कितना है? 10वीं परियोजना जो पंचवर्षीय योजना है जो 2002 से 7 के बीच से, उसमें जीडीपी का लक्ष्य कितना था? ये तो पुराना है, तो इस क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ये एक प्रैक्टिस सेट है, इसमें पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हम आपको आंसर बता देते हैं, चलिए कोई बात नहीं, बी, ठीक है। अगर आप जो है एनटीपीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप जीके, रीजनिंग पढ़िए, ये सब पढ़िए, मैथ भी पढ़िए, उसके साथ करंट की भी क्वेश्चन आप देखा करिए। करंट में भी कई ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आते हैं, ठीक है। तो जो भी वर्तमान में चल रहा है या जहाँ पे जो भी संगठन है, किसने किसे जो है एमओए पे हस्ताक्षर किए या ब्रांड एम्बेसडर अवार्ड्स, इन सभी से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो इस पर ज़्यादा ध्यान दिया करिए और इसे भी पढ़ा करिए, क्योंकि यहाँ पे मकसद सिर्फ पढ़ाना नहीं है, गाइडेंस भी करना है आपको कि आप किस तरह से पढ़ सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। डेली आप पढ़िए अच्छे से, जो भी आपका सिलेबस है हिस्ट्री, जियोग्राफी, उससे अच्छे से पढ़िए और यहाँ पर आकर प्रैक्टिस सेट लगाइए। उसके बाद जो करेंट्स अफेयर हैं उसको भी आप देखते रहा करिए, वहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इसलिए कोई भी एक चीज़ों को नहीं छोड़ना है और सबको अच्छे से कवर करना है बिना घबराए हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर इसी तरह बढ़ते हैं और अच्छे से पढ़ेंगे हम। केंद्र सरकार के राजस्व का प्रमुख स्रोत है उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, बिक्री कर या कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स वो आ जाएगा उत्पादन शुल्क। भारत में पहला भारतीय बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा था? अवध कॉमर्शियल बैंक था। इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है और इसका राइट आंसर है 1881 में जो है अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना की गई थी। इसी तरह इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भी था, जिसका नाम चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। कई बार ये आपको पूछा जा सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था, ठीक है। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है स्टेट बैंक का पुराना नाम था, उसी को चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम रखा गया। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? यहाँ पर आप दो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए और बी, 1 अप्रैल 1935, 1 जनवरी 1949। चलिए ऑप्शन सी डी हम आपको नहीं दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पे राइट आंसर है 1 जनवरी 1949, ठीक है। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को हुआ था।
आज के 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं लास्ट के, चलिए वो भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा है, मशीन नगर के आविष्कारक कौन है? रिचर्ड गैलिंग, डेविड ह्यूक्स, चार्ल्स टाउन्स या कार्ल्स बैच? राइट आंसर इसका आ जाएगा फ्रेंड्स रिचर्ड गैटलिंग, जिन्होंने मशीन नगर के जो है आविष्कारक हैं रिचर्ड गैटलिंग। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, डीडीटी की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट पालमुर, हैनीमैन या फिनले? और इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं, डॉक्टर पालमुर। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और नहीं अच्छा लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर बताइएगा कि आपको इसमें क्या कमी लगी थी, उसे हम आगे सुधार लेंगे। चलिए, इसी तरह से डेली हम प्रैक्टिस सेट लाएंगे और यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आप हर दिन इसे प्राप्त कर सकते हैं यूट्यूब चैनल से, हमारे 7 से 8 बजे के बीच ये आपको मिल जाएगा वीडियो। इसे आप हर दिन सॉल्व करिए और जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं उसे ज़रूर नोट कर लीजिए। अगर आपको याद रहता है तो अच्छी बात है, और जो क्वेश्चन आप भूल सकते हैं उसे 1-2 बार ज़रूर या तो वीडियो देख लीजिए या उसे नोट कर लिया करिए, ठीक है। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जो एनटीपीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इसे सॉल्व करने से आपके अच्छे ही मार्क्स प्राप्त होंगे, इससे आपका ही फ़ायदा है, ना कि हमारा। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।